नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब अपनी यूजीसी नेट दिसंबर की तैयारी रेगुलर कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो आज से आप लोग रेगुलर हो जाइए, ठीक है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, वो भी डिटेल डिस्कशन के साथ में, जिसको आप लोग काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को इसी प्रकार शेयर भी करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये कंटेंट बनाया जा रहा है वो पहुंच सके, जो भी यूजीसी ने दिसंबर 2023 की तैयारी कर रहे हैं। तो हम लोग जिस प्रकार से पिछली क्लास में अपने 25 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे, तो इसके आगे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे बताया गया है कि एन इनफॉर्मल फैल्सीज वेयर समथिंग इज एज्यूम्ड एज ए फैक्ट बिकॉज द कंट्रेरी ऑफ दैट इज नॉट येट प्रूवन। मतलब यहाँ पे कोई दोष है जहाँ किसी चीज को एक तथ्य के रूप में माना जाता है क्योंकि उसका विपरीत अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। जब मैंने आपको फैल्सीज की क्लासेस करवाई थी, वहाँ पे सारी एक एक करके डिस्कस कराई थी। अगर जिन बच्चों ने वो क्लास नहीं देखी है तो वो लोग क्लास देख सकते हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जब बताया गया था कि जब कोई फैल्सी इस प्रकार से है कि उसको बस हम लोग मान रहे हैं, लेकिन इसलिए मान रहे हैं क्योंकि उसका कोई प्रूव नहीं हुआ है कि वो गलत है या सही है, ठीक है। तो इस प्रकार की फैल्सी किस प्रकार, तो इस प्रकार की फैल्सी क्या हो जाती है, जैसे एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था जगह पे अभी भी कुछ अंधविश्वास टाइप के माने जाते हैं कि जैसे बिल्ली ने रास्ता कट कर दिया तो बहुत खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि उसका कोई प्रूफ नहीं है, उसको गलत साबित नहीं किया गया है, इसलिए बस हम उसको सही मान रहे हैं। तो इस प्रकार की फैल्सी किस में आ जाती है, आपकी अपील टू इग्नोरेंस, मतलब हम लोग इग्नोर कर रहे हैं उस चीज़ को, सत्य मान रहे हैं, उसका कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है। इसके यहाँ पे दूसरी भी देख लेते हैं, बेगिंग द क्वेश्चंस। इसमें क्या होता है कि आप एक ही बात को, जैसे आप कहीं से बाहर घूम के आए, ठीक है, मम्मी ने पूछा कहाँ गए थे, इतनी लेट हो गई है, तो आप वो बात को ना कह के आसपास की चीजें उनको और कुछ की बातों में घुमा फिरा के बता रहे हैं, ठीक है। मतलब उनको घुमाए जा रहे इस प्रकार से, तो आपका क्या हो जाएगा, बेगिंग द क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, अपील टू इग्नोरेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीपोजिशंस आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। मतलब कौन सी प्रीपोजिशन यहाँ पे दी गई है, 1 2 3 4, तो इसमें से है कि कौन सी है जो मतलब इक्वल है। तो ये आपका जो सिलोजिज्म है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा डिटेल में। तो जो ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें इस प्रकार से 4 आपके स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो पहला क्या है, सम मेन आर एरोगेंट ह्यूमन बीइंग, ठीक है, ठीक है। फिर है सम मेन आर नॉन एरोगेंट ह्यूमन बीइंग, आर नॉट नॉन मैन। अब यहाँ पे अगर हम नॉट से नॉन कट कर देंगे तब ये क्या बचेगा, सम मैन आर नॉन एरोगेंट ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तीसरा देख लेते हैं, सम मेन आर नॉट नॉन एरोगेंट, तो ये नॉट से नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सम मेन आर एरोगेंट ह्यूमन बीइंग, जो इससे रिलेट करता है, ठीक है। इसका सम एरोगेंट ह्यूमन बीइंग आर मैन, ये भी यही बात कह रहा है। इसको ऐसे घुमा के लिख दो चाहे दूसरी तरीका से। हमारा जो है पहला, तीसरा और चौथा एक जैसे हैं, और कि दूसरा है वो अलग है, ठीक है, ये मैच नहीं करता है। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए, सी और डी, ठीक है। डी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, समझ गए ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इफ द स्टेटमेंट सम क्रिकेटर आर फास्ट बॉलर, तो ये स्टेटमेंट सबसे पहले लिख लेते हैं, इवन फॉल्स, इसको उन्होंने बताया कि ये फॉल्स दिया गया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, तो उन्होंने बोला है कि इज गिवन फॉल्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कुड बी इमीडिएटली इन्फर्ड टू बी फॉल्स। मतलब अगर ये वाला स्टेटमेंट गलत है तो कौन से इन चारों में स्टेटमेंट है जो गलत होगा, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं, ऑल क्रिकेटर आर फास्ट बॉलर, तो ये हमारा ऑल किस में आ गया, ए टाइप के जो होते हैं। अब ये भी हमारा सिलोजिज्म से है, जिन बच्चों ने क्लास नहीं देखी हम लोग देख लें, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। यहाँ से क्वेश्चन आपके हर साल हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं,
ठीक है। नो क्रिकेटर और फास्ट बॉलर, तो ये किस प्रकार का हो गया, ई टाइप का। ठीक है। सम क्रिकेटर और नॉट फास्ट बॉलर, अब ये हो गया ओ। सम नॉन फास्ट बॉलर आर नॉट नॉन क्रिकेटर, तो ये नॉट से नॉट कट गया। ठीक है, बचा सम नॉट फास्ट बॉलर, तो ये भी आपका हो गया ओ। अब इसमें से आपको पूछा गया है कि जो ये वाला है सम क्रिकेटर आर फास्ट बॉलर, ये किस प्रकार का है, आई। ये अगर गलत है तो कौन सा गलत होगा, जो हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पे ए ई आई ओ, तो ये किसको इंडिकेट करता है, ऑल को। ठीक है। अगर ये वाला सही है तो ये आपका आई भी सही होगा। ठीक है। अगर और ये एक दूसरे के कॉन्ट्रेरी होते हैं, तो ये कभी मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ए और ई। ये सही है तो ये हमेशा गलत होगा। ठीक है। और ये भी इसको कुछ डिफाइन नहीं कर सकते। इसके बाद है कि ये अगर सही है तो ये सही होगा, अगर ये गलत है, ये वाला गलत है, तो ये भी गलत होगा, क्योंकि ये एक ही में आ जाते हैं। ठीक है। मतलब ऑल है तो उसमें से कुछ तो गड़बड़ हो, अगर कुछ गड़बड़ है तो मतलब हो सकता है कि सारे भी इस प्रकार से गड़बड़ हो। ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट की अलग से ही मैंने क्लास बनाई हुई है, तो आप लोग वहां देख सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा हमारा आंसर जो है गलत हो जाएगा, सॉरी, हाँ फॉल्स पूछा गया है। यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर सो रिलेटेड दैट दे कैन नॉट बोथ बी ट्रू ऑल्दो बोथ मे बी फॉल्स। ठीक है। अब वो चीज भी यही पूछी गई। अब देखो, ऑल स्पोर्ट पर्सन आर एथलीट, तो ये किस प्रकार का हो गया, ए टाइप का हो गया आपका। नो स्पोर्ट पर्सन आर एथलीट, तो ये ई हो गया। इसका सम स्पोर्ट पर्सन आर एथलीट, ये किस प्रकार का हो गया, आई। सम स्पोर्ट पर्सन आर नॉट एथलेट्स, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ओ। और इसमें क्या पूछा गया है कि दोनों साथ में सही नहीं हो सकते हैं, मतलब कोई भी संभावना नहीं दोनों साथ में सही हो। तो कौन से हैं, ए और ई जो आपके हैं वो दोनों सही नहीं हो सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं ए और ई, मतलब आपका ये ए है ये ई है, दोनों ये कभी भी साथ में सही नहीं हो सकते। अगर एक सही है तो दूसरा गलत होगा, दूसरा गलत है तो पहला सही होगा। तो ये हो गए। ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा आ गया, ए वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो गया। ठीक है। और उन्होंने बोला है कि दोनों गलत हो सकते हैं, ये संभावना है कि गलत हो सकते हैं दोनों, लेकिन दोनों साथ में सही कभी नहीं हो सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक न्याय, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इनफर अनुमान करेस्पॉन्ड टू उपनयन, मतलब अप्लीकेशन ऑफ द यूनिवर्स, कमिटेंस टू द प्रेजेंटेड केस। अब यहाँ पे कुछ आपके स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनको देख के आपको बताना है। पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे क्या पूछा गया है, हिंदी में भी देख लेते हैं। भारतीय शास्त्रीय तर्कशास्त्र मत न्याय के अनुसार अनुमान का निम्नलिखित में से कौन सा चरण उपनयन प्रस्तुत किए गए मामले के प्रति सार्वभौमिक सहवर्तित्व का अनुप्रयोग के रूप में है। तो उन्होंने पूछा है कि इन सबके अनुरूप कौन सा है जो करेक्ट बैठ सकता है। तो यहाँ पे जो दिया गया है कि सुकरात एक मनुष्य है जो निरपवाद रूप से नश्वर है। ठीक है। तो ये उसके अनुरूप हो जाएगा। ये इंडियन लॉजिक का एक क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, भारतीय तर्कशास्त्र मत न्याय के अनुसार सुकरात एक मनुष्य है जो निरपवाद से नश्वर है, अनुमान उपनयन चरण के अनुरूप है। मतलब यहाँ जैसे यहाँ पे आपका अनुमान उपनयन का पूछा गया ना कि इसके अनुरूप कौन सा है, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके अलावा मैं एक दिन इंडियन लॉजिक की भी क्लास लेके आएंगे, जिस जो भी आपके छोटे मोटे डाउट हैं इसको लेके वो भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं। इन आईसीटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एक्रोनिम्स एंड इट्स एक्सपेंशन इन इनकम्पैटिबल। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। आईसीटी निम्नलिखित कौन सी परिवर्णी और उसके विस्तार का युग असंगत है, मतलब फुल फॉर्म पूछा गया है कि कौन है जो मैच नहीं करता है। तो सीएसवी कॉमा सेपरेटेड वेरिएबल, या फिर आरटीएफ रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये तो आपका सही है। पीएनजी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ये भी सही है। तो यहाँ पे कौन सा है, जो ए वाला ऑप्शन सही नहीं है, बाकी सारे मैच हैं, सही है। ठीक है।
और यहाँ पे पूरा एक स्टेटमेंट दिया गया है जिसमें आपको बीच बीच में जो ऑप्शन दिए गए उनके हिसाब से फिल करना है कि क्या आएगा। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका। पंजीयन प्रणाली का एक प्रकार है जो विद्यार्थियों के पंजीयन हेतु उंगलियों अथवा रेटिना स्कैन करने का प्रयोग करता है। ठीक है, पंजीयन का एक प्रकार जिसमें ऐसे फॉर्म का उपयोग किया जाता है जिसे पेंसिल से पूरा भरा जाएगा और पूर्ण भरे जाने के बाद मशीन द्वारा स्कैन किया जाता है। सबसे पहले तो पंजीयन की एक प्रणाली है जिसमें अंगुलियों या रेटिना स्कैन करते हैं। तो हम लोग ने देखा है जब हम लोग एग्जाम सेंटर में जाते हैं, कई एग्जाम में ऐसा होता है कि आपका बोलते हैं लेफ्ट थंब लगाओ, उसके बाद आपकी पूरा कैमरे से वो चेक किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, बायोमेट्रिक। आप लोग ने सुना भी होगा और बहुत से बच्चों ने एग्जाम भी दिया होगा। तो बायोमेट्रिक तो यहाँ आ ही जाएगा। इसके बाद और पूर्ण भरे जाने की मशीन द्वारा स्कैन किया जाता है, वह पंजीयन कहलाता है। तो वो कौन सा पंजीयन कहलाता है, जो आपकी ऑफलाइन एग्जाम होते हैं तो OMR सीट होती है, उसमें इस प्रकार से होता है। आपने देखा उसमें बारकोड भी लगे होते हैं, तो उसको ही स्कैन करके हम लोग मतलब जो भी उसको ही स्कैन किया जाता है। एक टैग जिसमें सभी विद्यार्थियों द्वारा धारिता माइक्रोचिप और रेडियो सिग्नल के प्रयोग से पंजीयन होता है। ठीक है, जब वे कक्षा में प्रविष्ट होते हैं यह पंजीयन कहलाता है। तो ये कौन सा पंजीयन कहलाएगा आपका। इसके बाद आगे भी हम लोग देख लेते हैं। फिर है प्लास्टिक का बना होता है जिसमें एक चिप डाली गई है, उसको जिसको विद्यार्थियों के पंजीयन है तो मशीन के माध्यम से स्वाइप किया जाता है। तो अब ये कौन सा होगा, ये तो जो मशीन के माध्यम से स्वाइप होता है वो स्मार्ट कार्ड में आ जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा बचा आपका, RFID। तो ये RFID यहाँ पे हो जाएगा आपका। ठीक इस प्रकार से हम लोग कौन सा, बायोमेट्रिक C ये पहले नंबर पे आ जाएगा। इसके बाद OMR हमारा दूसरे पे आ जाएगा। स्मार्ट कार्ड कहाँ पे आएगा, नहीं, RFID आएगा तीसरे नंबर पे। इसके स्मार्ट कार्ड आएगा आपका चौथे नंबर पे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से कौन सा आंसर सही हो जाएगा, D आंसर है हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए, 1 KB बराबर 1024 बाइट होता है। ठीक है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। 0.2 टेराबाइट टीबी 204 गीगाबाइट के बराबर होता है। इसमें आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। इसके बाद पेटाबाइट इज इक्वल टू 2 की पावर 53 बिट्स, ये सही है या नहीं। कंप्यूटर की मेमोरी से क्वेश्चन है, इससे भी एक क्वेश्चन लगभग देखा ही जाता है, तो इसकी भी क्लास मैं अलग से करवा दूंगी। बहरहाल यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन आपके सही दिए गए हैं, तो ये आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका पूरा सीक्वेंस होता है जो आप लोगों को मैं क्लास जरूर जल्दी ही लेके आएंगी। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन अपना देख लेते हैं। www इज ए कलेक्शन ऑफ मल्टीमीडिया वेब पेजेस स्टोर्ड ऑन ए वेबसाइट। उन्होंने बताया है कि जो www है कलेक्शन है मल्टीमीडिया का। ठीक है, दूसरा है URL सभी वेब पेजों की अवस्थिति को भी निर्दिष्ट करता है। तीसरा क्या है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से वेब संसाधन प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा गया कि सही उत्तर, उपर्युक्त उत्तर आपको बताने हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही है, www इज ए कलेक्शन ऑफ मल्टीमीडिया वेब पेजेस, ये सही है। इसके बाद URL स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ ऑल पेजेस, ये भी सही है। आपसे आपका जो URL होता है उससे पेज की लोकेशन पता चलती है। वेब रिसोर्स आर एक्सेस बाय विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ये नहीं है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना अलग ही काम है, वो लैपटॉप या कंप्यूटर वगैरह में वर्क करता है। तो यहाँ पे C गलत हो जाएगा, A ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, आपकी स्टोरेज डिवाइस दी गई है और उनका डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि कौन किससे मैच करता है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे सीधे अपना ऑप्शन ही देख लेते हैं जो यहाँ पे दिया गया कि कौन किससे मैच करता है, क्योंकि हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे हैं, बार बार इधर उधर करने से कोई फायदा नहीं है। ब्लू रे डिस्क आपका जो है क्या होता है, ऑप्टिकल डिवाइस होता है। ठीक है, ब्लू रे वॉयलेट लेजर तकनीक का प्रयोग करके बहुत अधिक भंडारण क्षमता प्राप्त की जाती है। इसके SSD क्या होता है, जब जैसे कंप्यूटर की गति स्लो हो जाती है, तो आप लोग ने देखा होगा, सुना भी होगा कुछ बच्चों ने कि SSD हम लोग पढ़वा लेते हैं जिससे उसकी गति जो है और अधिक हो जाती है। ठीक है,
तो ये इस प्रकार से रोम है आपका गैर स्थायी मेमोरी, तो मैंने बताया था कि नॉन रोम आपका कैसा होता है, नॉन वॉलेटाइल। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक दिन मेमोरी की भी क्लास में लेके आएंगे। रैम क्या है, अस्थायी मेमोरी होती है आपकी। तो इस प्रकार से हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, जो डी ऑप्शन है हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हाउ मैनी नेशनल मिशन आर देयर इन द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ये तो सिंपल सा है, 8 होते हैं आपके। ये भी आपका हर शिफ्ट में लगभग पूछा गया है। मैंने इसका आपको ये याद रखना है, 30 जून 2008 को लागू हुआ था। ठीक है, और इसकी फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लेते हैं, जैसे ये NAPCC पूछेंगे, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो क्या होता है, नेशनल मिशन नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ये इसकी फुल फॉर्म है। आप लोग देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन आपके इंक्लूड होते हैं कोई कोई क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन को पूरा ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन जो आपकी HCFS गैसेज होती हैं के ओजोन मुक्त प्रतिस्थापकों के रूप में प्रस्तुत किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन HCFS पाइप ग्रह तापन में अंशदान नहीं करते हैं। तो सीधा सा इसमें ये वाला ऑप्शन तो सही है, इसका ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है मैंने, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कथन 2 गलत है आपका, कथन 1 सही दिया गया है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले रोल ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। अब ये भी आपका किससे क्वेश्चन पूछा गया है, जो आपका पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट से ये क्वेश्चन पूछा गया है। पूछा गया है कि कौन सा है जो प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे के बनने में निम्न में से किसकी भूमिका होती है। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, NO2 है, ब्लैक कार्बन है, सनलाइट, VOC जिसको वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, और CO कार्बन मोनोऑक्साइड। तो किसकी भूमिका होती है आपकी, NO2 की होती है, ब्लैक कार्बन नहीं होता है। इसके बाद है आपका सनलाइट, इसकी भी होती है। इसके बाद हमारा जो डी है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इसकी भी होती है। तो यहाँ पे A, C और D आपका करेक्ट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट टर्बाइंस आर नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, मतलब टर्बाइनों की आवश्यकता कहाँ पे नहीं होती है। तो आपके जो सोलर होते हैं, क्योंकि ये सूरज की रोशनी से वर्क करते हैं, तो यहाँ पे आपकी टर्बाइन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ पे भी स्टेटमेंट दिए हैं जिनको पढ़ के आपको बताना है कौन से सही है कौन से गलत है। तो पहला स्टेटमेंट हम लोग पढ़ लेते हैं, तापीय प्रदूषण के कारण जल तापमान का सामान्य स्तर से बढ़ना जल की गुणवत्ता और जलीय जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। तापमान में वृद्धि के साथ जल में ऑक्सीजन की घुलनशीलता में वृद्धि होती है। ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये हो सकता है कि इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये हमारा हायर एजुकेशन सिस्टम है, उससे क्वेश्चन पूछा गया है, यूनिवर्सिटी ऑफ मिथिला वाज फेमस फॉर। अब आप लोग देखिए, ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन कोई ना कोई शिफ्ट से पूछे हैं, कहीं विक्रमशिला से पूछा जाता है, कहीं मिथिला से पूछा जाता है। ठीक है, कहीं आपका तक्षशिला से पूछा जाता है, तो इन सब के बारे में पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। तो ये किसकी वजह से फेमस था, तो खगोल शास्त्र, न्यायसूत्र, पुरातत्व विज्ञान, तर्कशास्त्र, आयुर्विज्ञान। तो जो आपका मिथिला था वो किस वजह से फेमस था, एक तो आपका न्याय सूत्र की वजह से और लॉजिकल साइंस की वजह से, मतलब बी और डी यहाँ पे सही हो जाएंगे। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में की गई संस्तुतियों के अनुसार तक सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों का लक्ष्य बहु विशेष संस्थानों में परिणत होना है तथा विद्यार्थियों के नामांकन में बहुत अधिक वृद्धि करना है। तो ये कब तक लक्ष्य रखा गया है, आपका 2040 तक ये लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, वहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। वर्ष 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के अधिनियमन में निम्नांकित में से कौन निम्नांकित में से कौन मुख्य प्रेरणा स्रोत थे, जिसका आशय
औपनिवेशिक भारत में कुछ विद्यमान विश्वविद्यालयों में आमूलचूल परिवर्तन पुनः स्थापित करना था। तो कौन थे ये? लॉर्ड कर्जन थे, जिन्होंने यूनिवर्सिटी वगैरह की स्थापना की हुई थी। ठीक है, ये हिस्ट्री से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं काफी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक क्षेत्रीय केंद्र निम्नांकित में से किस राज्य में है? और आपके विश्वविद्यालय अनुसंधान से के जो क्षेत्रीय केंद्र हैं, जो कितने हैं? 6, तो वो भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये किस स्थान पे है? तो ये इसमें से असम में है आपका। बाकी 6 कौन कौन से हैं यहाँ पे देख लेते हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। इस आयोग के 6 क्षेत्रीय कार्यालय पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी या फिर असम एवं बेंगलोर है। ठीक है, तो ये आपको 6 पता होने चाहिए, कोई भी पूछ सकते हैं ये लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? वर्ष 1937 में गांधी जी ने एक स्कीम विकसित की जो वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक नेशनल एजुकेशन के नाम से विख्यात है। वर्धा स्कीम की संततियों के कार्यान्वयन हेतु निम्नांकित में से इसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। तो किसकी अध्यक्षता में की गई थी? आपको पता है नई शिक्षा नीति, नई तालीम, सॉरी, आपको पता है नई तालीम टर्म किससे जुड़ा हुआ है? जाकिर हुसैन से, जिन्होंने यही वर्धा स्कीम से रिलेट करते थे। तो यहाँ पे ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जाकिर हुसैन से ये रिलेट करता है। ठीक है, अब आपका पैराग्राफ दिया गया है। आप लोग पैराग्राफ करके तो लाते नहीं हैं, पता नहीं आप लोग कैसे तैयारी कर रहे हैं। तो पैराग्राफ करके लाइए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बच्चे इसमें भी गलती कर देते हैं। अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इसमें आप लोग कैसे सही करेंगे? तो एक पैराग्राफ, वैसे भी हम लोग की डेली क्लास नहीं होती है, जब होती है तब आप पैराग्राफ करके जरूर लाइए। ठीक है, जिनको भी दिसंबर यूजीसी नेट क्रैक करना है वो पैराग्राफ करके लाएंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर भी देंगे कि कौन सा होगा। इस बार मैं आंसर नहीं बताऊंगी। तो ये सारे पैराग्राफ हैं आपके, इसमें तो सारे आंसर दिए हुए हैं, लेकिन आप लोग को अपने प्रति ही ईमानदार होना है। ऐसा नहीं कि आप लोग देख देख के आंसर बता दें। पूरा पैराग्राफ आप कायदे से पढ़िए। ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पे पूरा दे देती हूँ, वरना मैं इसको कट भी कर सकती हूँ अगर मुझे लगे कि इम्पोर्टेंट नहीं है। ये इसीलिए मैं आपको होमवर्क देती हूँ कि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। ठीक है, तो देखते हैं इस बार कौन करके लाता है। बाकी इसी प्रकार की क्लासेस अपडेट के लिए बने रहिए लर्निंग टुगेदर से। और जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है तो आपको पता चल जाए कि क्लास होने वाली है। ठीक है, बाकी इतनी अच्छी संख्या में जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आप लोग अच्छी खासी संख्या में जुड़ते हैं तो पढ़ा मतलब और क्लासेस देने का मोटिवेशन भी मिलता है। इसी प्रकार से जुड़े रहिए लर्निंग टुगेदर से। धन्यवाद।